हेलो, कैसे हैं बच्चों। आई होप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आज हम एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और इसमें हम आप जो हमारे पास द्रव के तापीय गुण हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उससे महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो जो बन रहे हैं वो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने इसके अंदर सेलेक्ट किए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके नीट और ये जो जेई एग्ज़ाम होता है जिसमें आने की पूरी पूरी संभावना है मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई होप सभी इसको एंड तक देखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। चलिए बिना देरी किए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि जो देरी करेगा वो पीछे रह जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, ताप जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान पाठ्यांक देता है वह है। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों हमने थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो ऑप्शन है हमारे पास 0, 30 डिग्री, 40 डिग्री, -40 एवं 50। तो हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखो हमारे पास यदि सी केल्विन पैमाने में है तो सी बटे में कितना आता है हमारे पास 100 इजिकल टू के माइनस कितना होता है हमारे पास 273 बटे में कितना आता है 100। लेकिन जो फ़ारेनहाइट पैमाना है मेरे प्यारे दोस्तों वो एफ माइनस का कितना होता है 32 बटे हमारे पास होता है 180। और जब इसको सोल्व करते हैं जहाँ पर एफ यानी कि सी और एफ दोनों यदि बराबर हो जाएं तो वह मान हमें प्राप्त होता है, यानी कि कहाँ प्राप्त होता है -40 पे। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ होता है -40 पर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने कहाँ बराबर होने वाले हैं हमारे पास में, कहाँ बराबर हो जाएंगे -40 डिग्री पर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि आपसे पूछ लेता है कि 0 डिग्री, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के, तो उस समय ये कितना हो जाएगा 32 एफ के बराबर हो जाएगा। देखो 0 डिग्री है तो ये 0 हो गया, तो एफ कितने के बराबर है -32 है, तो एफ -32 बराबर 0, तो एफ 32 के इक्वल हो जाएगा। आई होप आपके बात समझ में आई होगी, ये भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक, हिमांक का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट पूछा है। अब देखो मेल्टिंग का पॉइंट या फिर इसको क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है, या जमाव बिंदु भी कहा जा सकता है। ये सब कुछ जमाव बिंदु एक ही बात है, जमाव बिंदु। तो यहाँ पर हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों जो जमाव बिंदु है वो किस तरीके, तो ये जो जमाव बिंदु होता है मेरे प्यारे दोस्तों अलग अलग पैमाने पे अलग अलग होता है। तो देखो केल्विन पे पानी का जमाव बिंदु है, ये हमें किस पे पूछा है, केल्विन पे। केल्विन पे पूछा है तो देखो 0 डिग्री होता है वैसे डिग्री सेल्सियस में, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस इजकल टू मेरे प्यारे दोस्तों कितना होता है 273 केल्विन होता है। इसका मतलब ये जमाव बिंदु है, तो जमाव बिंदु जो 0 डिग्री है वो कितने के बराबर हो जाएगा 273 केल्विन। तो अब यहाँ पर देखो मेरे प्यारे दोस्तों 0 केल्विन तो होगा नहीं, क्योंकि अगर 0 डिग्री सेल्सियस होता तो होता 100, 273 और 370। तो आई होप ये यानी कि 0 डिग्री जो होता है पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में 0 डिग्री केल्विन पैमाने का मान होता है तो देखो 0 डिग्री है यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितने केल्विन के बराबर होता है, 0 डिग्री का मान केल्विन पैमाने पर कितना हुआ, तो केल्विन पैमाने पर आपको पता होना चाहिए कितना होगा 273 केल्विन बनेगा। इसे जमाव बिंदु भी कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या कहा जाता है, जमाव या हिमांक बिंदु। अगर क्वथनांक बिंदु होता तो देखो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वैल्यू बनती है हमारे पास में कितना बनेगा 373 केल्विन बनेगा। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, जिसको कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास में कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट है जो हमारे पास में कितना आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास में वैल्यू है 373 आ जाती है बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो तो ये इसका आंसर 0 डिग्री केल्विन पैमाने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 273 हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि इसका आंसर 273 राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक, अब देखो पूछ लिया वही, केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है 373, 273, 100 केल्विन और 230 केल्विन। आई होप आपने तो कर ही दिया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे हैं। तो ये इसका राइट ऑप्शन जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों शेर शेरनियों 373 केल्विन होगा। और ये आपका जो सही ऑप्शन है बहुत ही शानदार है 373 केल्विन।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ और बता देते हैं आपको कि हमें किसी भी डिग्री सेल्सियस के पैमाने को केल्विन में बदलने के लिए क्या करना होता है। सॉरी, एक मिनट, देखो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में। तो जब केल्विन में मेरे प्यारे दोस्तों कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, केल्विन बराबर जो भी है हमारा डिग्री सेल्सियस में जो भी मान आता है उसमें कितने ऐड कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, 273। अब देखो पानी का क्वथनांक बिंदु होता है 100, कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 100। 100 में कितने जोड़ देते हैं, 273। तो इजकल टू कितना बनता है, 373 केल्विन बनता है। बहुत ही शानदार, बेहतरीन, आपने इसका राइट ऑप्शन 373 किया, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ताप पर आदर्श गैस के अणुओं में होती है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी गैस, किसी ताप पर, देखो क्या कह रहा है, किसी ताप पर, ये बोला है आइडियल गैस, हमारे पास में आइडियल गैस के अणुओं में होती है। तो देखो जो गैस होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ये गैस है, गैस के अणु होते हैं ये वाले अणु, इनको क्या किया जाता है, हीट दिया जाता है। ताप पूछा है तो ताप कोई ना कोई टेम्परेचर, हमने ये टेम्परेचर मान लिया टी। इस टेम्परेचर टी पर इनके पास, अब देखो इन टेम्परेचर टी पर क्या होता है, गैस के अणु हैं उनके मध्य कोई अट्रैक्शन बॉन्ड तो होता नहीं है। गैस तभी तो है जब वो क्या है, दोनों दूर दूर हैं। अगर आकर्षण बल होता और किसी स्थिति पर रुके होते तो वो गैस नहीं होती, किसी तरीके का कोई ना कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा होता आकर्षण, तो स्थिति के कारण, उनकी स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा बनती। लेकिन यहाँ आदर्श गैस दे रखा है और आदर्श गैस के अणुओं के मध्य केवल और केवल कौन सी ऊर्जा होती है मेरे प्यारे दोस्तों, गतिज ऊर्जा। कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या होगा, केवल और केवल गतिज ऊर्जा होती है आदर्श गैस के अणुओं के पास। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। किसी लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है। देखो अब लोहे की जो गेंद है मेरे प्यारे दोस्तों, लोहे की गेंद को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, किसी भी मेटालिक धातु को, मेटालिक बॉडी को जब गर्म किया जाता है तो उसमें क्या होता है, प्रसार। कौन सा प्रसार होता है, यानी कि ताप देने से, टेम्परेचर बढ़ाने से उसमें क्या होता है, तापीय प्रसार होता है। ये क्या होगा, तापीय प्रसार, ये तापीय प्रसार होता है। अब देखो अगर लंबाई होती तो लंबाई में, लेंथ में बढ़ जाती, कोई लंबाई वाली छड़ होती, सरफेस वाली होती तो सतह क्षेत्रफल में बढ़ जाती। अगर और कोई ऐसी होती जिसमें कुछ और हमें निकालना है, इसका मतलब गेंद कैसी, यहाँ पर हमारे पास गोलाकार, और गोलाकार जो गेंद होती है उसका क्या निकलता है, आयतन। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आयतन, तो आयतन में क्या होगा, वृद्धि होगी, आयतन में प्रतिशत बढ़ोतरी होगी। तो मैं बताया था कि घन के केस में यदि घन की एक भुजा में मान लो 2 सेंटीमीटर की कमी या बढ़ोतरी हो रही है, प्रतिशत वृद्धि हो रही है, तो पूरे घन में कितनी हो जाएगी, 2 गुणा में कितना कर दिया था हमने, 3, यानी कि तीनों भुजाएं 6% वृद्धि। इसी तरीके से पूरे घन में कितनी हो गई, बढ़ गई वृद्धि। तो यहाँ पर भी घन की जो मात्रा होती है, घन का जो आयतन होता है, ये हमारे पास मात्रा का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों आयतन। क्या है, आयतन। तो आयतन में सबसे अधिक वृद्धि होगी, क्या होगी, आयतन में। तो मात्रा में क्या हो जाएगी, मात्रा का मतलब है उसकी संपूर्ण मात्रा आयतन में वृद्धि हो जाएगी, ना घनत्व में, सतह में नहीं, व्यास में नहीं, संपूर्ण आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार। ऊष्मा क्या है, देखो ऊष्मा इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ऊष्मा क्या है, एक ऊर्जा का ही रूप है, यानी कि ये एनर्जी है हमारे पास में। लेकिन ये जो एनर्जी है हमारे पास में वो कैसे फ्लो होती है, उस एनर्जी का जो फ्लो है मेरे प्यारे दोस्तों वो किसके कारण फ्लो होती है, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। यानी कि यदि तापांतर है, क्या है, ताप में अंतर है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसके कारण क्या फ्लो होती है, हीट फ्लो होती है। अब देखो टेम्परेचर डिफरेंस के मतलब है कि यहाँ पर ताप हमारे पास हाई मान लेते हैं, तो हीट हाई टेम्परेचर से किसकी ओर बहेगी, लो टेम्परेचर बॉडी की ओर। ये एल का मतलब लो। तो देखो इसमें जब हाई से लो की ओर जाती है तो क्या अणुओं में पोटेंशियल एनर्जी, अणुओं में काइनेटिक एनर्जी, अणुओं में पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी या पारगमित एनर्जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना गतिज ऊर्जा। क्या होती है, यहाँ से जो एनर्जी है वो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होती है, पारगमित होती है। क्या होती है, पारगमित। ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या बनेगी, पारगमन बनेगा, पारगमन ऊर्जा। पारगमित का मतलब है ट्रांसफर होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ये ऊष्मा किसके कारण, ताप के अंतर के कारण, और ऊर्जा जो बनती है वह ऊष्मा के रूप में होती है, उसे क्या कहा जाता है, पारगमन ऊर्जा। ये तापांतर के कारण, किसके अंतर होती है, तापांतर के कारण होती है मेरे प्यारे दोस्तों। ताप में अंतर होगा तभी ऊष्मा स्थानांतरित, दोनों ताप बराबर हो गए, यानी कि टी, ये वाली बॉडी 1 बराबर में T2 हो गया तो कोई हीट नहीं फ्लो होगी और कोई ऊष्मा का जब स्थानांतरण नहीं होगा तो इन्हें बोला जाता है ताप साम्य। क्या बोला जाता है, ताप साम्य, ताप समान हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
पूर्ण कृष्णिका की अवशोषण शक्ति होती है। देखो पूर्ण कृष्णिका मतलब है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बॉडी। अब परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बॉडी का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनो, यहाँ हमारे पास कोई सतह है, इस सतह पर कोई हो रहा है प्रकाश, क्या हो रहा है, आ रहा है, ये सतह पर आपतित प्रकाश है, ये आपतित हो गया। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों इस सतह क्या करती है, कुछ प्रकाश को हम मान के चल रहे हैं, कुछ प्रकाश को क्या कर लेती है, स्वयं अवशोषित कर लेती है और अपने ताप में क्या कर देती है, वृद्धि कर लेती है। तो इसने क्या कर लिया, इसको अवशोषण कर लिया, मान रहे हैं अभी के लिए ध्यान से सुनो, केवल अवशोषण कर लिया, ये अवशोषण कर लिया। कुछ मात्रा को क्या कर देती है, यहाँ से उत्सर्जन, यानी कि ये क्या कर दिया, इसने उत्सर्जित कर दिया, ये इसने उत्सर्जित कर दिया, एमिशन हो गया, ये एब्जॉर्ब कर लिया। और कुछ मात्रा को क्या कर देती है, ये इसमें से ट्रांसमिट कर देती है, पारगमित कर देती है। अब मेरे प्यारे दोस्तों पारगमित कर दिया। अब बताओ ये क्या कह रहा है, पूर्ण कृष्णिका का की अवशोषण शक्ति। और पूर्ण कृष्णिका मेरे प्यारे दोस्तों मान लो यहाँ से अमाउंट कितनी आई, एक एनर्जी, यानी कि एक मान लो जूल एनर्जी आई। तो पूर्ण कृष्णिका वह होती है जो संपूर्ण ऊर्जा को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो बताओ एक एनर्जी आएगी तो इसका अवशोषण जो गुणांक है वह कितना हो जाएगा, एक, क्योंकि ना तो वो उत्सर्जित करेगी ना ही पारगमित करेगी, और वो संपूर्ण ऊर्जा को क्या कर लेगी मेरे प्यारे दोस्तों, अवशोषित कर लेगी। अतः इसका जो अवशोषण शक्ति है वह कितना हो जाता है, एक हो जाता है, क्योंकि जो आ रही एनर्जी उससे संपूर्ण को क्या कर लेगी, अवशोषित। दूसरा ये क्या होता है हमारे पास, अवशोषण इमिशन जो फैक्टर होता है या इमिसिव पावर होती है वो क्या होती है कि ब्लैक बॉडी की तुलना में जो इसकी जो अवशोषण करने की क्षमता है ब्लैक बॉडी की तुलना में होती है। अब देखो ये ब्लैक बॉडी होती है, आदर्श कृष्णिका होती है, और ऊपर भी जब आदर्श कृष्णिका ही होती है तो दोनों के मान कितने हो जाते हैं, 1, और ए का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाता है, एप्सिलॉन का वैल्यू कितना आ जाता है, 1। इट मीन्स इसकी अवशोषण क्षमता कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया जिसमें मध्यम कणों, सुनो, माध्यम कणों के वास्तविक प्रवास के साथ, प्रवास का मतलब है गमन, वास्तविक प्रवास के साथ ऊष्मा स्थानांतरित होती है। मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो माध्यम मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो है हमारे पास में, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कितना है, HT, यानी कि हीट ट्रांसफर के जो तरीके हैं प्यारे दोस्तों वो कितने हैं, 3 हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको मेहनत करते रहना है, हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसी सीरीज आपके लिए आती रहेंगी, आप लगातार हमारे साथ बने रहें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए सबसे पहला मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, चालन, क्या होता है, चालन। दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों संवहन, क्या होता है, संवहन। और तीसरा हमारे पास होता है विकिरण, क्या होता है, विकिरण। देखो ये हमारे पास विकिरण, इस चालन को बोला जाता है कंडक्शन। ये हमारे पास में क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, कंडक्शन। ये होता है कॉन्वेक्शन, ये हमारे पास में क्या बन गया, कॉन्वेक्शन। और ये बन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों रेडिएशन, ये रेडिएशन। अब देखो चालन में क्या होता है, ये हमारे पास एक रोड है, इस रोड के एक सिरे को मान लो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गर्म कर रहे हैं, ये हमने इस सिरे को क्या कर रहे हैं, गर्म। तो इसके जो कण हैं ये क्या करते हैं, कण अपने ही स्थान पर रहते हैं और ऊर्जा को क्या करते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण कर देते हैं। ये कण है जो यहाँ टक्कर मारेगा इस वाले से, और ये कण अपनी ही जगह पर क्या रहता वापस आ जाता है, टक्कर मारी ऊष्मा दी वापस आ गया, इसने इस अगले वाले से टक्कर करता है, यानी कि लेटेस्ट वाइब्रेशन के कारण ऊष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। जबकि कण की जो स्थिति है वह नहीं बदलती, कण अपनी जगह को नहीं छोड़ता है, यानी कि जो कण है उसने कोई विस्थापन नहीं किया। जबकि संवहन प्रोसेस में मेरे प्यारे दोस्तों मान लो ये हमारे पास कैसी है, हॉट प्लेट है, गर्म सतह, गर्म सतह पर एयर का कण आया, ये ठंडा कण आया, भारी होने के कारण जैसे सतह पे संपर्क करेगा इसका घनत्व कम होता है, घनत्व कम होते ही ऊपर चला जाता है। अब बताओ ये जो कण था इसने यहाँ गति करते हुए आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कण क्या हो रहा है, गति कर रहा है। तो पहला ये सॉलिड के अंदर से होने वाली, माध्यम से होने वाला, यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण है ठोसों में। ये क्या होता है, सतह से क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, कहाँ से होता है, सतह से। तो इसमें एक तो ग्रेविटी के कारण, जी के कारण कण नीचे गति करते हैं, और जब यहाँ से हल्के हो जाते हैं, घनत्व कम हो जाता है तो ऊपर उठ जाते हैं, ऊष्मा लेके चलते बनते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, कणों का वास्तविक प्रवास होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसमें संवहन आ जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों विकिरण क्या होता है, विकिरण में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसकी नहीं होती, माध्यम की। अब देखो यहाँ यदि माध्यम हवा नहीं होता तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता, क्योंकि हवा के कण आए, टकराए और ऊष्मा लेके चले गए। यहाँ पर अगर ये रोड है, इस सिरे तक जो हीट पहुँच रही है वो किसके कारण, माध्यम, यानी कि चालक है, और चालक उसमें चालक के कारण यहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। तो चालन और संवहन में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जबकि इसमें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, रेडिएशन में।
चलिए आई होप आपके बात समझ में आई होगी। और कण किसके कारण, कणों का स्थानांतरण कौन से में होता है, हमारे पास में कन्वेक्शन यानी कि संवहन में होता है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन। प्रेशर कुकर में खाना तेजी से बनता है क्योंकि वाष्प का दबाव बढ़ जाता है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। पी और टी क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। पी इजकल टू क्या होता है टी। और ये कौन सा नियम था हमारे पास में, गैलोसेक का नियम था मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो गैलोसेक के नियम में क्या है कि ये प्रेशर जो कुकर हमारे पास, मान लो ये प्रेशर कुकर है, ये प्रेशर कुकर पे हमने क्या कर दिया, ये हमने लगा दिया इसमें ढक्कन लगा दिया, और ये प्रेशर कुकर में लगा दी मेरे प्यारे दोस्तों सीटी लगा दी, ये प्रेशर कुकर। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से नीचे से हीट दे रहे हैं देखो प्रेशर कुकर में। अब जो गैलोसेक का जो नियम था किसका मेरे प्यारे दोस्तों, गैलोसेक का, गैलुकास होता है। तो गैलोसेक का जो नियम था मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या कहता है कि जब आयतन नियत होता है, आयतन क्या है, कांस्टेंट है। देखो कैसे कांस्टेंट है, क्या ये हमारे पास में जो प्रेशर कुकर है इसके आयतन में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। आयतन क्या रहने वाला है, उतना ही आयतन रहने वाला है। अब आयतन में जब गैस के कुकर का, गैस का आयतन ये निश्चित है, तो यदि हम इसको हीट देंगे, हीट देने का मतलब है ताप बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके अंदर दाब बन रहा होगा। दाब क्यों बन रहा है, क्योंकि हीट देने से, ऊष्मा देने से इसके अंदर ताप वृद्धि हुई, ताप वृद्धि से इसके अंदर प्रेशर बढ़ा। तो ये क्या कह रहा है कि वाष्प, वाष्प का दबाव बढ़ जाता है। अब वाष्प का जब दबाव बनेगा तो इसमें जो खाना है हमारे पास में उस पर बताइए तेजी से दबाव लगेगा कि नहीं, दोनों तरफ से यानी चारों तरफ से उस पर दबाव लगेगा। अब दबाव लगेगा तो जो खाने का हमारे पास जो भी ग्रेन है, दाल वगैरह जो भी पका रहे हैं उस पर चारों तरफ से दबाव लगेगा तो खाना जल्दी गल जाता है। और हम क्या कहते हैं उस चीज़ को कि क्या हो गया, खाना जल्दी बन गया। अब देखो हुआ क्या होगा, ऐसा इस वजह से हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ा हमने तो प्रेशर बढ़ा। इसका मतलब है पी और टी दोनों में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीज हो गया। तो टी बढ़ने का मतलब है कि यहाँ पर जब पानी 100 डिग्री पर बॉईल होता है, कितने पर, 100 डिग्री पर जब उबलता, तो यहाँ क्या होता है, दाब बढ़ने के कारण अब पानी 100 के बजाय कितने डिग्री पर, 120 डिग्री पर उबलेगा। और 120 डिग्री पर उबलने का मतलब है वाष्प बनाएगा। और वाष्प को क्या कहा जाता है यहाँ पर, उसका क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, क्या कहा जाता है, क्वथनांक। तो देखो क्वथनांक 100 के बजाय मेरे प्यारे दोस्तों कितना होगा, 120। और दाब कितना हो जाता है गैस, क्योंकि सीटी लगेगी यहाँ पे, मतलब हमने ये प्रेशर कुकर को मेंटेन किया हुआ है, तो यहाँ पे दाब कितना हो जाता है, 2 atm हो जाता है, 2 वायुमंडलीय दाब बन जाता है। तो देखो 2 वायुमंडलीय दाब पर इसका क्वथनांक बढ़ गया, दाब बढ़ा तो क्वथनांक बढ़ जाता है। तो क्वथनांक क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है मेरे प्यारे दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसमें हमारे पास दे रखा है कि एक वस्तु 5 मिनट में 50 डिग्री से 46 डिग्री, देखो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो 50 से कितना आ रहा है, 46 आ रहा है, 5 मिनट में आ रहा है। दूसरा हमारे पास आ रहा है 10 मिनट में 46 से, देखो अगले 10 मिनट में 40 तक चली जाती है। इसका मतलब ये कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से सुनो, कि यहाँ पर हमारे पास में ये जो वस्तु है कितनी, 50 डिग्री, यहाँ लिखते हैं 1 मिनट, ये हमारे पास 50 है, 50 से 46 हो रहा है कितने मिनट में, 10 मिनट में। ये टाइम कितना लगा मेरे प्यारे दोस्तों, 10। लेकिन 46 से जब ये 40 पहुंचता है तो हमें टाइम कितना लग रहा है, अगले, सॉरी उल्टा कर दिया, यहाँ कितना लग रहा है हमें, 5 मिनट। लेकिन 46 से जब 40 जाते हैं तो कितना लगता है मेरे प्यारे दोस्तों, 10 मिनट लगता है। अब देखो यहाँ पर हमें 10 मिनट लगा, अब हमें, लेकिन यहाँ पे इनका सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं दे रखा T0। और हमें शीतलन के नियम से हमें पता है मेरे प्यारे दोस्तों, शीतलन का जो नियम होता है वह क्या कहता है, शीतलन के नियम के अकॉर्डिंग, शीतलन का जो नियम होता है उसका सूत्र एक बार लिख देते हैं हम। वो सूत्र हमारे पास होता है न्यूटन का शीतलन का नियम। ये हमारे पास न्यूटन का शीतलन नियम, ये हमारे पास बन गया मेरे प्यारे दोस्तों शीतलन का नियम। तो देखो वो शीतलन का नियम क्या होता है, न्यूटन का शीतलन का नियम कहता है कि T1 माइनस का T2, T1 माइनस T2 बटे में क्या होता है, T इजकल टू हमारे पास माइनस का K अपॉन में M इंटू में C इजकल टू जो वैल्यू, सॉरी मल्टीप्लाई ऑफ T1 प्लस में T2 बटे हमारे पास कितना बनेगा, 2, और माइनस क्या बनेगा, T0। T0 क्या है यहाँ पर, सराउंडिंग का टेम्परेचर। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पहले हमें T1 दे रखा है, ये T2 दे दिया और टाइम दे दिया, तो T1 T2 और टाइम, यहाँ T1 T2 और ये 2 का वैल्यू रखेगा, केवल T0 बचा। इसी तरीके से एक दूसरी समीकरण बनाएंगे, अब ये T1 बनेगा, ये T2 बनेगा, और टाइम T1 T2 टाइम, T1 T2 टाइम। तो अब दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये वाली संख्या तो कट जाएगी, K बटे में MC,
केवल और केवल दोनों समीकरणों में टी नॉट बचेगा। और यहाँ से जब इसका मान निकाला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका एग्जैक्ट जो मान है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कमेंट कर में आप एक बार अवश्य बताएं इसका मान कितना आने वाला है। लेकिन इसका आंसर लगा लीजिए कि सभी का यस करके आप उसमें कमेंट में डालिए कि यस सर हमारा भी कितना आया था, 28 डिग्री सेल्सियस ही आया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, उसको लाइक करेंगे कि बताएंगे कि हमारा जो ऑप्शन है वो सही है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का लगभग 1 अरबवां भाग ग्रहण करती है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, सूर्य है। और सूर्य से जो एनर्जी निकल रही है, ये हमारे पास सूर्य से क्या निकल रही है, एनर्जी आ रही है। और ये धरातल पर पहुंच रही है। जो 1 अरबवां भाग है, ये वो क्या होता है, 1 अरबवां भाग ही क्या होता है, जितनी भी एनर्जी है उसका मेरे प्यारे दोस्तों 1 अरबवां भाग ही क्या होता है, पृथ्वी पर पहुंचता है। और पृथ्वी पर जो भी पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, वो इसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब देखो, तो अगर अरबा यदि सूर्य का ताप लगभग 2 गुना कम, कम का मतलब है 2 टाइम्स कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, 2 गुना में क्या कर दिया जाए, कम। 2 गुना कम का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों T/2 कर दिया जाए। अब 2 गुना कम कर दिया जाए, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में विकिरण ऊर्जा जो होती है उसका फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर कितना होता है, 4। तो कोई तापमान रहा होगा जिसपे कितना टी की पावर 4। अगर अब तापमान हम T/2 कर दें, कितना कर दें, 2 गुना कम कर दिया तो T/2 कर दिया होगा। और T/2 करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों ई समानुपाती T/2 का कितना बनेगा, यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी, 4। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टी की पावर 4 बटे में 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। और ई की पावर 4 हमारे पास पहले वाली ऊर्जा, ये मान लो ई डैश है, तो ये ई के बराबर, यानी कि ये क्या होगी वैल्यू हमारे पास, ई बटे में कितना हो गया, 16। यानी कि पहले की तुलना में अब ऊर्जा कितनी कम हो गई, 16 गुना कम हो गई। 1 बटे में कितनी रह गई, 16 रह गई। पहले यदि हमारे पास 16 एनर्जी आ रही, तब उसका केवल 1वां हिस्सा ही यहाँ पर पहुँचेगा। तो यानी कि 16 के कारक से क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। ध्यान रखना टी की क्या होती है, पावर 4। लेकिन 2 गुना जब हम कम कर देते हैं तो T/2 बनेगा। और T/2 का जब 4 पावर चतुर्थ घात, क्योंकि ये स्टीफन बोल्ट्जमान का जो नियम होता है कि किसी भी बॉडी से जो उत्सर्जित विकिरण है उसका जो मान है, उसकी जो दर है, उसमें स्थानांतरण की दर है, वो कितनी होती है, चतुर्थ जो टेम्परेचर होता है उसके चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई द्रव उस तापमान पर उबलता है जिस पर उसकी सतह पर हवा का दबाव, देखो ये हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, कोई पात्र है, इसमें क्या है, कोई ना कोई पानी या द्रव भरा हुआ है। अब देखो, इसको क्या कर रहे हैं, हम हीट दे रहे हैं। अब बताइए कब उबलेगा, हीट दे रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से ऊपर से वायुमंडल का इसके ऊपर क्या लग रहा है, दाब लग रहा है। तो इसके वायुमंडल का इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, दाब लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा, 1 ATM के बराबर लग रहा होगा। 1 ATM वायुमंडल दाब, ऊपर से यहाँ पर वायुमंडलीय दाब लग रहा है। अब देखो, अगर एक वायुमंडलीय दाब है तो ये वस्तु जब हम इसको गर्म कर रहे हैं, तापमान पर उबलता है, तो इसको जब गर्म करते हैं तो ये तब तक नहीं उबलता है मेरे प्यारे दोस्तों। इधर से भी यदि कितना है, 1 ATM है, कितना है, 1 ATM है, एक वायुमंडलीय दाब है, तो ये नहीं उबलेगा। लेकिन यदि ये दाब एक वायुमंडलीय दाब से अधिक हो गया, तो बताओ नीचे का दाब अधिक हो गया, कितना मान लेते हैं इसको, 2 ATM मान लेते हैं, 2। और ऊपर का दाब कितना है, अब 1 ATM। तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, यह वस्तु नीचे से पानी है जो वाष्प बन के ऊपर की ओर उड़ने लगेगा, उड़ा तो जब वापस ऊपर की ओर वेपराइज होता है, तो इस केस में यह क्या हुआ होगा कि यहाँ पर जो वाष्प है उसका जो दाब है वो क्या हो गया होगा, अधिक हो गया होगा। तो देखो उसकी सतह पर हवा का दाब जब वाष्प दाब से कम हो जाता है तो पानी उबलने लगता है, क्योंकि ये हमारे पास किसका दाब था, हवा का। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनो, ये क्या है, हवा, और यह है वाष्प। तो पानी, कोई द्रव की सतह पर पानी उबलता है जिस पर उसकी सतह पर हवा का दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वाष्प का दाब बढ़ जाता है। वाष्प का दाब बढ़ेगा तभी उबलेगा। तो हवा का दबाव क्या हो जाता है, वाष्प दाब से कम हो जाता है, तभी वस्तु वो पानी हमारा उबलने लगेगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व कराया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की एक गेंद को गर्म किया जाता है। ये ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो इसके किस में होगा सबसे अधिक परिवर्तन मेरे प्यारे दोस्तों, किस में होता है, आयतन में होता है, यानी कि वॉल्यूम में। क्योंकि वॉल्यूम कैसी होती है, हमारे पास 3 डायमेंशनल बॉडी होती है। तो 3 डायमेंशनल मतलब है इसकी मात्रा में सबसे अधिक क्या होगा, परिवर्तन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बेहतरीन आपके सामने, एक कप चाय 1 मिनट में 80 से 60 डिग्री
तक ठंडी हो जाती है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एक कप चाय 80 से कितनी हो रही है, 60। यहाँ पर तापमान का अंतर ध्यान से सुन लेना कितना है, 20 डिग्री दे रखा है 1 मिनट में, और टाइम दे दिया यहाँ पर 60 सेकेंड। कितना दे दिया, 60 सेकेंड। परिवेश का ताप 30 डिग्री सेल्सियस है। परिवेश का ताप मतलब यहाँ पर टेम्परेचर T0 बराबर कितना दे रखा है, 30 डिग्री। यदि 60 से कितना हो जाए, 50 डिग्री करना है। 60 से मेरे प्यारे दोस्तों कितना करना है, 50 डिग्री सेल्सियस करना है। तो अब यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, ये हमें निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ देखो अंतर कितना इन दोनों में, यहाँ अंतर दे रखा है 10 और यहाँ कितना दे रखा था, 20। अब तो आपको मैं छोटा सा एक वो बता देता हूँ, समझो ध्यान से, कि जब हमारे पास कितना है, अब तुम हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से तो टाइम तुम क्या निकाल देते कि अधिक लगेगा, लेकिन ये भी तो देखिए कि ये 80 से 70 आया होगा, और मान लो 70 से कितना आया होगा, यहाँ पर 70 से कितना आया होगा, 60। देखो यहाँ 10 और यहाँ पर 10, मान लेते हैं इसमें 30 सेकंड लगे होंगे, इसमें 30, तभी तो 80 से 60 आने में टोटल हमें कितने लगे हैं, 60 सेकंड लगे हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये मान के चलो कि यहाँ 70 से जब 60 आता है, 70 से 60, तो 70 से जब 60 आता है तो हमें कितने सेकंड लगेंगे, 30 सेकंड। और जब 60 से 50 आएगा तो 30 से अधिक सेकंड लगेंगे। तो देखो 30 तो हो नहीं सकता क्योंकि 30 से अधिक लगेंगे, और 30 से अधिक लगेंगे, लेकिन ये वैल्यू इतना भी नहीं हो सकती कि बहुत ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन जब हम मान निकाल के रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 30 से अधिक, और 30 से अधिक जो मान आएगा हमारे पास में, वह वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाती है, 50 सेकेंड होती है। वही तरीका मेरे प्यारे दोस्तों, क्या रखेंगे, T1 माइनस का T2 बटे में कितना होता है, स्मॉल t, यानी कि ये होता है समय, क्या होता है, समय, और ये होता है ताप का अंतर, क्या होता है, तापांतर। तो ये तापांतर इजिकल टू माइनस का K बटे में M गुणा में C, ब्रैकेट T1 प्लस में कितना है, T2 बटे में 2, और माइनस का मेरे प्यारे दोस्तों T0, जो कि हमें T0 दे रखा है। सभी का मान, दो समीकरण बनेंगी, समीकरण 1 और समीकरण 2। जब दोनों को 1/2 करते हैं तो 1/2 जैसे ही 2 करेंगे तो केवल T बचेगा, ये कट जाएगा हमारा, और यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी आएगी, 50 सेकंड निकल के आएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैस थर्मामीटर तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं क्योंकि गैसों में, अब देखो गैसों का प्रसार आपको बताया था कि ठोसों में प्रसार क्या होता है, सबसे कम होता है, और गैसों में प्रसार क्या होता है, सबसे अधिक। देखो ठोस है, इसको ताप दिया तो इसमें थोड़ा प्रसार होगा, अगर कोई द्रव है तो द्रव में थोड़ा और अधिक हो सकता है, लेकिन गैस है, गैस को तो ताप देते ही तुरंत इसके पार्टिकल और तेजी से दूर दूर होते हैं। तो सबसे अधिक प्रसार किस में होता है, गैसों में, और गैसों में सबसे अधिक प्रसार होता है। तो यहाँ पर ये थर्मामीटर के लिए हम जो अधिक, सबसे अधिक हमारे पास में जो गुण, यानी कि इसको यूज लेने का जो वह है, तो वो क्या है कि गैसों का प्रसार गुणांक क्या होता है, हमारे पास में अधिक होता है। गैसों का प्रसार गुणांक क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरी त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में गहरे रंग की त्वचा वाला व्यक्ति अनुभव करेगा। अब देखो गोरी त्वचा का व्यक्ति है, गहरे रंग की त्वचा वाला व्यक्ति अनुभव करेगा। अब गोरी रंग की तुलना में गहरा वाला है, आपको पता होना चाहिए गहरे का मतलब यहाँ पे बोला है कि ये एक वस्तु है और एक ये वस्तु है। ये कैसी हमारे पास में सफ़ेद त्वचा है, कैसी है, गोरी त्वचा है, ये सफ़ेद मान सकते हैं, और ये कैसी है, काली है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बताओ जब इस पे विकिरण, सूर्य की किरणें आके गिरती हैं इस पे और इस पे, तो कौन सा क्या करता है, जो सफ़ेद वाला है इनको वापस से क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। तो इसको ऊष्मा को इतना नहीं ग्रहण करता, लेकिन जो ब्लैक वाला है ये आने वाले ऊष्मा को क्या कर लेगा, अवशोषित, और अपने तापमान में क्या कर लेगा, वृद्धि। इट मीन्स इसको क्या लगेगी, अधिक गर्मी लगेगी। अब ये अधिक गर्मी लगी तो बताओ इसको अधिक गर्मी लगेगी। अब आपको ये भी पता है कि जो जितना ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषक होता है उतना ही क्या होता है, उत्सर्जक भी होता है। तो ये इसको जितनी अधिक हीट को एब्जॉर्ब करता है उतनी हीट को रिलीज करने की क्षमता भी होती है। तो अब ये बताइए कि इसको गर्मी भी अधिक लगेगी और ठंडी भी अधिक, इसके साथ तो चोट हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। ये तो काला नहीं हो गया, इसका तो क्या हो गया, एक तरीके से इसके लिए तो बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो गया है। तो इसमें क्या होगा, इसको अधिक ही तो क्या लगेगी, का गहरे त्वचा वाले का अधिक तो गर्मी और अधिक ही क्या लगेगी, ठंड लगेगी। बहुत शानदार, अधिक गर्मी और अधिक ही ठंड, क्योंकि जो जितना अच्छा उत्सर्जक अवशोषक होता है उतना ही उत्सर्जक भी होता है। अब देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास दो तारे दे रखे हैं जिनमें ए और बी, ये एक
मेरे प्यारे दोस्तों 2700 है, कितना है, एक मिनट, हाँ ए 2700 है ये, 2700 एंगस्ट्रॉम। देखो दो तारे ए और बी, ए कितना दे रखा है 2700 और बी कितना दे रखा है 3600 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब है एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक होता है, दूरी का, और यहाँ पर लैम्बडा वन दे दिया हमें, कितना दे रखा है 2700, और लैम्बडा जो टू दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों कितना दे दिया है 3600 एंगस्ट्रॉम। अब आपको देखो आगे पढ़ते हैं। अधिकतम ऊर्जा विकिरण करते हैं, ये मैक्सिमम एनर्जी को क्या करते हैं, इमिट करते हैं, उत्सर्जित विकिरण। तो पूर्ण तापमान का अनुपात, अब आपको पता है वीन विस्थापन नियम, कौन कौन जल्दी हाथ ऊपर करें, वीन विस्थापन नियम किस किस को आता है, ये वीन जो विस्थापन नियम है, जो वीन विस्थापन नियम है ये क्या होता है, लैम्बडा इंटू टी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है लैम्बडा वन टी वन बराबर कितना होता है, लैम्बडा टू टी टू होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों लैम्बडा वन टी वन और लैम्बडा टू टी टू, तो हम क्या यहाँ से ऐसे नहीं निकाल सकते क्या, बॉडी ए का तापमान बटे में बी का, और इजिकल टू जब करेंगे तो यहाँ पर लैम्बडा टू यानी कि लैम्बडा टू, और यहाँ क्या बनेगा लैम्बडा वन। तो देखो यहाँ जैसे मान रखा लैम्बडा टू कितना हमारे पास में 3600 है, बटे में ए के लिए कितना है हमारे पास में 2700, ये 2700 हो गया। अब बताओ इन दोनों का हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को हमने जीरो से जीरो किया, ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो 9 × 3 कितना होता है 27, और 9 × 4 कितना होता है 36। तो बताओ इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों 4 अनुपात कितना आया है 3। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, 4 अनुपात 3 है क्या हमारे ऑप्शन में। बहुत ही शानदार अमेजिंग क्वेश्चन था। और अब चलिए लास्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। लास्ट स्लाइड पर आपके लिए दो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन। चलिए इसका जवाब सबसे पहले कौन देगा, गर्मियों में पंखा चलाना हमें आरामदायक बनाता है, क्योंकि यह, अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों हम यहाँ पर हैं, अगर गर्मी है और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्लियर है, ये हमने बन गए हैं, ये कौन बन गया है, कोई भी जो बनना चाहता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बन गया। अब देखो, अब ये जो व्यक्ति है यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों फैन चलाया, गर्मियों में आया था बाहर से कहीं ना कहीं से, और इसने ये फैन चलाया। अब इसको पसीना आ रहा होगा, और पसीना इसके शरीर के ऊपरी भाग पे आता है, यानी कोई भी वस्तु है, वस्तु के ऊपरी सतह पर, जब सतह पर आता है और इसके दर की, ऊष्मा के स्थानांतरण की दर को हम बढ़ा देते हैं, संवहन की दर को बढ़ा देते हैं, तो ऊष्मा जल्दी यहाँ से निकल के जाएगी कि नहीं जाएगी, अच्छा जाएगी सर। तो हमने क्या किया, फैन को चला दिया, फैन चलाने से इसके शरीर पे जो ऊष्मा थी यानी कि जो वाष्प थी, जो पसीना था, वह क्या होता है फैन के कारण तेजी से यहाँ से फैन की हवा आती है, ऊष्मा को लेके चली जाती है, तो इसका टेम्परेचर जल्दी क्या हो जाएगा, ठंडा होगा। और जब टेम्परेचर मेरे प्यारे दोस्तों ठंडा होता है तो इसका मतलब वाष्पन की दर क्या हो गई, बढ़ गई। तो देखो ऑप्शन देखो, वायु की चालकता को बढ़ाता है, तापीय विकर्णता को कम करता है, वायु को ठंडा करता है, नहीं, पसीने के वाष्पीकरण की दर यानी कि वाष्पन की जो दर है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, कि जल्दी जल्दी उसमें से हीट निकल के बाहर चली जाए पसीने में से। पसीना गर्म होता है, जब पसीने में से हीट निकल जाएगी तो पसीना ठंडा होगा, और ठंडा होगा पसीना तो हमें क्या होगी, ठंडक महसूस होती है, तो हम कैसा करते हैं, कंफर्ट फील करते हैं। और हम जब कंफर्ट फील करते हैं तो जैसे एसी जैसा महसूस होता है, हमारा मन भी बहुत अच्छा हो जाता है, एकदम शांत तरीके का हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमने सीरीज़ थोड़ा लंबी बन गई है, लेकिन इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट थे। अब देखो एक क्वेश्चन 20 जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, और आप इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये तो आपको आना ही चाहिए। और कमेंट करके ज़रूर इसका क्या देना है, आपको आंसर देना है, सभी बताएंगे इसका आंसर। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके, कैसे भी करके, एक बार समझ नहीं आता तो दोबारा इसको देखने का प्रयास करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लगातार मेहनत करते रहें, अब आपके पास समय नहीं है और कुछ कर गुजरिए, अब यही समय आप कुछ कर सकते हैं, और लगातार मेहनत करते रहिए। जो प्रयास करता रहेगा, लगातार प्रयास करेगा, वही निश्चित सफलता को हासिल करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको भी बस ABCD इस फॉर्म में क्या करना है, लगाए रहना है, क्योंकि एक दिन में किसी भी मंजिल को हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन एक दिन अवश्य कर सकते हैं। तो वो एक दिन ज़रूर आएगा आपके लिए, बस आप लगे रहें, तो उसका इंतज़ार करें। मतलब आप अपने मेहनत के दम पे
अपने परिश्रम के दम पे अपने जो ड्रीम है तुम्हारे, उन ड्रीम्स को तुम हासिल कर सकते हो और ये काम केवल तुम ही कर सकते हो, इसके अलावा और कोई नहीं आने वाला। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से अपनी मेहनत में लगे रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के सेशन की यहीं समाप्ति करते हैं। जय हिंद, जय भारत।